शांति। क्यों आवाज़ धीरे आती है? सब फरिश्ता बन गए क्या? चलो, हमारे बीच में डॉक्टर अंकित भाई आ गए हैं और आपके ही घर में आपका स्वागत है। बाबा के बच्चे हैं, सभी जानते हैं डॉक्टर अंकित भाई को, कैंसर हॉस्पिटल यहाँ पे। तो आओ अंकित भाई, आपका अटलादरा की फुलवाड़ी में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है आपका यहाँ, भले पधारिए। स्वागत है आपका यहाँ, भले पधारिए। स्वागत है आपका यहाँ, भले पधारिए। मेजबान वो खुदा है, हाँ मेजबान वो खुदा है, स्वागत स्वीकारिए। स्वागत है आपका यहाँ, भले पधारिए। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि ये जो अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम रखा है, तो बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ बैठे बैठे सब कुछ आपको मिल जाता है ना। तो अभी मैं इनवाइट करूँगी अपने डॉक्टर अंकित भाई को। ओम शांति। बाबा के घर में आने का मौका कभी छोड़ा जाता है? कभी बाबा से कब से मैं थोड़ी सी पर्सनल शिकायतें करता रहता हूँ, मेरा बाबा, पर या तो मैं कभी कभी उनको छोड़ देता हूँ, वो तो मुझे कभी नहीं छोड़ता। तो बाबा ने एक अच्छी बात बताई है, अचानक का पाठ। सबने मुरलियों में सुना होगा और दीदी से भी सुना होगा। तो ये बीमारी जो है ना, वो भी शरीर में ऐसे ही पता चलती है। दूसरे दिन कभी उठता है तो अचानक का पाठ आ जाता है। तो इसके लिए ज़रूरत है कि इसके बारे में थोड़ा सा जाने। तो ये जो अचानक वाला पाठ के लिए बाबा हमको तैयार कर रहा है ना, आगे क्या है किसी को नहीं पता। तो इसी वजह से इस बीमारी में भी कब अचानक का पाठ आता है तो हम तैयार है कि नहीं उस चीज़ के लिए, और ये आए या ना आए, हमको जो जागृति चाहिए वो हमारे में है कि नहीं, उसके लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। दूसरी बात ये है कि इस बीमारी को लोग सुनते ही घबरा जाते हैं। कैंसर करके अगर किसी ने वर्ड बोल भी दिया, क्योंकि इस बीमारी के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, इसीलिए डर ज़्यादा है। जब किसी चीज़ को जान लेता है तो डर अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि डर क्या है? अज्ञानता। किसी चीज़ को हम नहीं जानते हैं तो उसी का तो डर रहता है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है। अभी जब हम आत्मिक स्वरूप में हैं तो ये रथ भी तो चलाना है। जब ये शरीर छोड़ देंगे तो वापस से पता नहीं अंतिम समय होगा नहीं होगा, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो मान के चलता है कि इस रथ के साथ जब जीना है तो इस रथ को भी अच्छे से संभालना सीखना पड़ेगा। और सिर्फ एक बीमारी, क्योंकि मैं इसी में स्पेशलिस्ट हुआ हूँ तो इसके बारे में बताऊंगा, पर ओवरऑल इस रथ को चलाने के लिए एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल की ज़रूरत है। तो जितना हम सोल कॉन्शियस है उतना तो रहना ही है, लेकिन सोल कॉन्शियस के साथ साथ में इस रथ को चलाने के लिए जितनी ज़रूरतें हैं अच्छे से चलाने के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो, जानकारी हो तो अच्छा है। अभी हम ये दो बीमारी के बारे में बात करेंगे। एक है स्तन कैंसर और एक है सर्वाइकल कैंसर।
सर्वाइकल कैंसर का मतलब है गर्भाशय के मुख का कैंसर। अब क्यों हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे? बहुत सारे कैंसर है, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इन दो चीज़ के बारे में ही हम बात करने आज इकट्ठा हुए? उसका भी एक कारण है कि पूरे भारतवर्ष में अगर किसी कैंसर को हम जाने महिलाओं में कि सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर कौन सा है, तो जवाब है, कोई बताएगा? ब्रेस्ट कैंसर। तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन है उसके बारे में तो हमको कुछ पता होना चाहिए। हाँ, जो नहीं कॉमन है उसके लिए डॉक्टर पढ़ेंगे, लेकिन जो कॉमन है जिसके बारे में, उसके बारे में हमको थोड़ी सी जानकारी चाहिए। और सेकंड नंबर पे सर्वाइकल कैंसर। तो ये जो सर्विक्स कैंसर है और ब्रेस्ट कैंसर है उसके बारे में हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जितना ज़रूरी है उतना हम जानेंगे। क्या क्या चीज़ें हैं मेडिकल साइंस के पास इस चीज़ को परखने के लिए, उसको कैसे यूज़ किया जाए हमारे लाइफस्टाइल में, वो सब बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। स्तन एक ऐसा ऑर्गन है जो हॉर्मोन्स पे डिपेंड करता है। हमारे शरीर में जैसे सोल की जगह कहाँ है, हम बोलते हैं ना यहाँ पे दीदी ने अभी तिलक भी किया, तो वो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस हमारी हाईएस्ट ग्लैंड है, हॉर्मोन्स की ग्लैंड है, उसी की यहाँ पर जगह है और वो पूरे शरीर के हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है। और हम जो मेडिटेशन अवस्था में आत्मिक स्वरूप में बैठता है तो यही ग्लैंड जो है वो जिसके ऊपर हम सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो अभी क्योंकि कलयुग है, हम सब जानते हैं, तो जो कुछ भी प्रॉब्लम्स विचारों में है, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स पर्यावरण में है, इन सभी चीज़ों का मिलाया जुलाया हुआ असर हमारे शरीर पे पड़ता है। और यही हार्मोन की इम्बैलेंस, जो बैलेंस होता है उसका इम्बैलेंस होने की वजह से ये बाकी शरीर में जो गड़बड़ी है वो हमको देखने को मिलती है। तो सबसे मुख्य कारण जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का ये हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से मिलता है। जो चीज़ हमारे काबू में नहीं है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमने तो सिलेक्ट नहीं किए हैं, पर उनका जो जेनेटिक हमको मिलता है, तो कुछ कारण उसका भी है कि अगर माता को ब्रेस्ट कैंसर है तो उसकी बेटी को होने की कुछ हद तक ज़्यादा संभावना है। ऐसा नहीं कि उसको होगा ही होगा, कुछ हद तक ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो जो हमारे काबू में नहीं है उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे काबू में है उस चीज़ों को जानना ज़रूरी है। तो ये जो स्तन कैंसर है उसकी शुरुआत जो है वो कोई भी गठान के स्वरूप से होती है। अभी गठान हुई वो हम कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि नॉर्मल स्तन जो है उसका कंसिस्टेंसी कैसा है। हर एक महिला में, क्योंकि ये हार्मोन्स के डिपेंडेंसी पर है, तो हर एक महिला का हार्मोन्स का जो बैलेंस है वो डिफरेंट है। और जैसे ही स्वरूप बैलेंस डिफरेंट है, हर अलग अलग महिलाओं में यही स्तन का स्वरूप जो है वो डिफरेंट है। उसका कॉम्पोजिशन भी डिफरेंट है और उसका प्रभाव, उसका असर हार्मोन्स का भी डिफरेंट है। इसीलिए हर एक को ये पता होना चाहिए कि मेरा जो स्तन है उस वो नॉर्मल कैसा है। नॉर्मल कैसा है वो हमको पहले पता होगा, तो ही उसमें कुछ चेंज आएगा, कुछ एबनॉर्मलिटी आएगी तो हम पकड़ पाएंगे। और अगर हम पकड़ेंगे तो ही तो हम डॉक्टर के पास आएंगे, तब तक तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे भी नहीं। तो इसीलिए सबसे पहला टेस्ट, इस टेस्ट को हम बोलते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ये एक टेस्ट है। इसका मतलब सिंपल है कि हमको खुद अपने ब्रेस्ट को तपासना है, चेक करना है, जांच करनी है। उसके लिए हमको किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं है। ये कब करना चाहिए? यूजुअली जो भी फीमेल 18-20 साल से ऊपर है उन सब के लिए ये लागू पड़ता है कि उनको अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन अपने आप करना है, किसी और के पास कराने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कब करना चाहिए? महीने में एक बार। महीने में एक बार कभी भी कर सकते हैं, कोई डेट फिक्स रख सकते हैं, या तो इस चीज़ को आप अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ में जोड़ सकते हैं। जब भी ब्लीडिंग के 2 या 3 दिन ख़त्म हो जाते हैं, उसका चौथा या 5वां जो दिन है उसको फिक्स कर सकता है, कैलेंडर में भी फिक्स कर सकता है या तो दिमाग में याद भी रख सकता है। तो उस समय नहाने के समय पे
अपने ब्रेस्ट को खुद चेक करना है। अभी एग्जामिन करने के लिए उसकी भी एक मेथड है, कैसे किया जाएगा। तो कभी भी ब्रेस्ट चेक करने के लिए हम उसको फिंगर्स और थंब के बीच में दबाते नहीं हैं, ऐसे कभी नहीं कर सकते। ऐसे करेंगे तो हमको लगेगा कि गठान है, पक्का 100 में से 50 को लगेगा कि गठान हुई है। इसीलिए इस चीज़ को चेक करने के लिए थंब का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ फिंगर्स को यूज़ करते हैं। और फिंगर में भी ये जो पल्प टिप ऑफ द फिंगर्स है उन्हीं को यूज़ किया जाता है। तो 3 या 4 फिंगर को इकट्ठा करके बीच वाला हिस्सा जो है उससे थोड़ा सा बाजू में और ऊपर से नीचे, तो आपको प्रेस करना है अगेंस्ट आपकी जो रिब्स है, आपके चेस्ट वॉल जो है, रिब्स है, हड्डियाँ, उसके अगेंस्ट में आपको ब्रेस्ट को प्रेस करना है। उतना भी हार्ड नहीं, हल्का सा, पर जितना हो सकता है उतना आप सह सकते हो, उतना कर सकते हो, ताकि पेन तो नहीं होना चाहिए पर पता चले कि उसमें नॉर्मल फैट है, चर्बी है, कि उसमें कोई गठान है। तो ऊपर से नीचे आए, ख़त्म हो गया, साइड में थोड़ा सा गए, फिर वापस नीचे से ऊपर पहुँचे, फिर और साइड में गए, फिर वापस ऊपर से नीचे तक आए, फिर और साइड में गए, नीचे से ऊपर, फिर और साइड में, ऊपर से नीचे, ऐसे करते करते पूरा ब्रेस्ट जो है वो कवर करना है। लास्ट में आपको फील करना है ये आर्मपिट, बगल जिसको हम बोलते हैं, एक्जिला। क्योंकि कभी कभी प्रेजेंटेशन हमने ऐसे देखे हुए है कि बीमारी ब्रेस्ट से शुरू नहीं होती है, यहाँ बगल के अंदर गठान के जैसे शुरुआत होती है, तो इसीलिए ख़त्म होता है यहाँ पर। तो ऐसे राइट साइड का ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन किया और लेफ्ट साइड का किया। हार्डली इट टेक्स 5 से 7 मिनट, और इतना 1 महीने में अपने लिए तो हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब हर महीने के महीने आप चेक करते जाओगे तो आपको लगेगा कि आज जो मैं फील कर रही हूँ वो पहले के जैसा नहीं है, समथिंग इज़ एबनॉर्मल। और अगर कुछ एबनॉर्मल हम पिकअप कर सकते हैं तो हम इमीडिएटली डॉक्टर के पास जा सकते हैं। आगे का काम डॉक्टर करेगा, लेकिन सबसे पहला कि एबनॉर्मलिटी है वो पकड़ना हमारे हाथ में है। अभी जो भी हम पेशेंट्स देखते हैं जो हमारे पास आते हैं, उनका 10 में से 8 का ये कॉमन प्रॉब्लम रहता है कि सर गठान हमको फील तो हुई थी, उस बात को 4 महीने 6 महीने हो चुके हैं। तो मैं पूछता हूँ कि आप हमारे पास क्यों नहीं आए, तो वो बोलते हैं कि सर कुछ दर्द नहीं कर रहा था। तो ये शुरुआत के स्टेज में जब गठान का स्वरूप बनता है तब इस बीमारी में दर्द नहीं होता है, और इसीलिए लोग तब तक वेट करते हैं घर पे कि ये सामान्य गठान होगी। ऐसी कोई सामान्य गठान है तो हमको डॉक्टर के पास नहीं जाना है। और जब तक वो हमारे पास आते हैं, क्योंकि 4 से 6 महीना निकल गया होता है, तो ये गठान बड़ी भी हो जाती है और इसका जो स्टेज कैंसर का जो बोला जाता है वो बढ़ जाता है। तो शुरुआत के स्टेज में पकड़ना, और अगर पकड़ लिया तो जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट करना, यही इस बीमारी का उपचार है। जितना अर्ली स्टेज में हम पकड़ते हैं उतना ही अच्छे से इसका ट्रीटमेंट हो जाता है, और उसी हिसाब से ये बीमारी से हम मुक्त भी हो सकते हैं। पहले लोग जानते थे कैंसर इज इक्वल टू कैंसल, है ना, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनिशियल स्टेज में, स्टेज 1, 2, 3 में अगर पकड़ लेते हैं, इसको अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाता है और पेशेंट कंप्लीटली नॉर्मल लाइफ जीता है। ओके, सो पहला टूल जो हमने जाना, ये सब टेस्ट को स्क्रीनिंग टेस्ट बोला जाता है। स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि हम रोगी नहीं हैं, हमको कोई बीमारी नहीं है, फिर भी हम लोग कुछ टेस्ट अपने पे करवा रहे हैं। जैसे कि 40-50s के बाद लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं, बॉडी प्रोफाइल चेकअप करवाते हैं। तो हमको कोई बीमारी नहीं है, हमको कोई डायबिटीज़, ब्लड शुगर कुछ है नहीं, लेकिन हम फिर भी हमारा ब्लड टेस्ट करा रहे हैं ये चेक करने के लिए कि सब लेवल्स पर सब ठीक है कि नहीं, बॉडी में सब क्या चल रहा है। तो इसको स्क्रीनिंग बोलते हैं। अगर कोई मरीज़ है जिसको कोई प्रॉब्लम है, जिसको कोई गठान के साथ मेरे पास आएगा और मैं बोलूँगा कि अब इसका कोई टेस्ट कराना है, तो उसको स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब वो मरीज़ बन चुका है। जब तक हेल्दी नॉर्मल इंडिविजुअल है हम लोगों की तरह, वो कोई टेस्ट करवाते हैं तो उसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोला जाता है। तो पहला स्क्रीनिंग हो गया सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो हमने हमारे लिए किया। दूसरा टेस्ट जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है उसको बोलते हैं हम क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, CBE। एक होता है BSE ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, दूसरा होता है CBE क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन।
इसका क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का मीनिंग होता है कि आप यही ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन डॉक्टर से करवाते हो। एक है कि आपने देखा, लेकिन आप क्योंकि इतने एक्सपर्टीज़ वाले नहीं हो कि भाई छोटी सी छोटी अगर कुछ प्रॉब्लम भी हुई तो शायद हम मिस कर सकते हैं, बिकॉज आप सब लोग डॉक्टर नहीं हैं। तो ये चीज़ों को मिस ना करने के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर जैसे रूटीन एग्जामिनेशन करता है वैसे ही आपका जो मैंने बताया वैसा ही हम करेंगे। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए कोई कुछ नया हाईफाई टूल नहीं है, हम भी क्लिनिकल एग्जामिनेशन ही करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारी सेंसिटिविटी ज़्यादा है इस चीज़ को पकड़ने के लिए, इसीलिए इस चीज़ का टेस्ट क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराया जा सकता है। अब जैसे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन महीने में एक बार था, पर क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए महीने में बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना है। 20 साल से लेकर के 40 साल तक 3 साल में एक बार, इतना फ्रिक्वेंटली नहीं जाना है, 3 साल में एक बार 21 पे गए, 24 पे गए, 27 पे गए, 30 पे गए, 33 पे गए, 36 पे गए, लाइक दैट। तो इसीलिए इतना बर्डन भी नहीं है कि बार बार हमको उनके पास जाना पड़ेगा। तो ये दूसरा टेस्ट हो गया क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो अवेलेबल है, जिसको हम बोलते हैं मेमोग्राफी। सुना है किसी ने मेमोग्राफी? वो एक किस्म का एक्सरे है। जैसे कोई चोट लगती है, गिरता है, मोच आती है, तो हम लोग एक्सरे करवाते हैं ना, हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वैसे ही ये स्पेशल किस्म का एक्सरे है जो ब्रेस्ट का एक्सरे है, इसीलिए उसका नाम भी अलग कर दिया है, उसको बोला जाता है मेमोग्राफी। अब ये मेमोग्राफी जो है वो कब करानी चाहिए? तो यूजुअली हम लोग इनिशियल ईयर्स में रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। अभी रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी इंडियन गाइडलाइंस है, फॉरेन गाइडलाइंस है, अलग अलग कंट्रीज़ की खुद की गाइडलाइंस है कि कब एक फ़ीमेल को ब्रेस्ट का मेमोग्राफी कराना चाहिए। अब अलग अलग कंट्रीज़ में जैसे जैसे ये ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स अलग अलग किस्म के होते हैं, तो वो लोग अपने हिसाब से गाइडलाइंस बनाते हैं। तो इसीलिए कोई एक पक्का ठोस गाइडलाइन नहीं है कि कब से चालू कराना चाहिए। कोई बोलेगा 40 साल से चालू करो, कोई बोलेगा 45 से चालू करो, कोई 50 से चालू करो, ऐसा बोलेगा। तो बेसिकली हमें इसमें से जो हमारे लिए प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है उस चीज़ को अपनाना है। तो ये जो मेमोग्राफी जो है, अगर किसी के फैमिली में कोई ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री नहीं है, अब फैमिली किसको बोलेंगे? फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री रिलेटिव्स को बोलेंगे। अब मतलब इसका मतलब ये होता है कि 1-2 जनरेशन ऊपर नीचे, और ऊपर वाले मतलब पापा के कनेक्शन में और मम्मा के कनेक्शन में जो भी है, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ बुआ, आंटी और उनके सिबलिंग्स, आपके कज़िन्स, ये सब आपका एक फैमिली ट्री हो गया। ये फैमिली ट्री में अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर की पुरानी हिस्ट्री नहीं है तो आप 50 साल से लेकर के मेमोग्राफी करवाना शुरू करवा सकते हो। तो आपकी सबसे पहली मेमोग्राफी जो है वो चालू होनी चाहिए 50 साल से। वो हर 2 साल में एक बार कराना चाहिए। तो 50 पे कराया, 52 पे कराया, 54 पे कराया, 56 पे कराया, 58, 60, 62, 64 ऐसे करके। तो 50 साल से लेकर के हर 2 साल। लेकिन अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में पॉजिटिविटी है, किसी को घर में कैंसर हुआ है, भले दादी को हुआ हो, बुआ को हुआ हो, किसी को भी हुआ है, तो ये स्क्रीनिंग जो है वो 50 की जगह पे 40 साल से चालू करानी चाहिए। तो 40 साल से क्या होता है, क्योंकि आपकी फैमिली में हिस्ट्री है तो आपको होने की संभावनाएं थोड़ी सी ज़्यादा है। बार बार बोल रहा हूँ कि होगा ही होगा ऐसा नहीं है, तो इतना डरना नहीं है अगर किसी के फैमिली में हिस्ट्री है तो। हाँ, हुआ है तो ठीक है, हमारे चांसेस थोड़े से ज़्यादा है, तो थोड़े से ज़्यादा वाले चांसेस को पिकअप करने के लिए मेमोग्राफी कराता है। अभी मेमोग्राफी का जो एक्सरे का जो मैकेनिज़्म है वो ऐसा होता है कि शुरुआत में ये जो गठान का स्वरूप बनता है उसके भी पहले का एक स्टेज होता है जिसको हम प्री कैंसर कंडीशंस बोलते हैं। तो पहले का जो स्टेज होता है ये स्टेज भी मेमोग्राफी में पकड़ में आ जाता है। तो आप बोलोगे सर हमने एग्जामिनेशन किया, हमको कुछ नहीं मिला। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आपने डॉक्टर से एग्जामिनेशन कराया, डॉक्टर को भी सब नॉर्मल लगा, फिर भी अगर आपने मेमोग्राफी कराई और मेमोग्राफी में कुछ डाउट दिखता है तो उस डाउट का सॉल्यूशन लाना ज़रूरी होता है। तो ऐसे काफ़ी केसेस हमने पकड़े हैं जो मेमोग्राफी में ही, इसको हम स्टेज 0 कैंसर या तो प्री कैंसर बोलते हैं, तो इसके अंदर भी पेशेंट का डिटेक्शन हो जाता है, उसका इमीडिएटली ट्रीटमेंट हो जाता है और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है।
तो इसीलिए ज़रूरी है इस बीमारी को सबसे पहले जानना, समझना, पकड़ना, अगर हुआ है तो ट्रीटमेंट। ओके, तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो ब्रेस्ट में 3 प्रकार के हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हर महीने एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल के 2 या 3 दिन बाद फिक्स करना है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हो गया 3 साल में एक बार, 20 से 40 साल के आसपास, और 40 के बाद, यूजुअली फैमिली हिस्ट्री है तो 40 के बाद, वरना 50 के बाद 2 साल में एक बार मेमोग्राफी। ओके, तो ये आपके लाइफ स्पान में डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट स्क्रीनिंग मेथड्स जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर इस बीमारी को पकड़ा भी तो इमीडिएटली उसका इलाज हो सकता है। सिम्टम्स क्या रहते हैं? जैसे मैंने बताया कि ये शुरुआत में गठान के तौर पे पता चलता है। दूसरे सिम्टम्स क्या होते हैं? एक गठान है जो मोस्ट कॉमनली ऐसे ही पता चलता है, पर बाकी भी कुछ सिम्टम्स है जिसको समझना ज़रूरी है। दूसरा सिम्टम है निप्पल में से पानी निकलना। अभी ये पानी जो नॉर्मल पानी है, ग्रीनिश कलर का है, वाइटिश कलर का है, तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका कलर अगर ब्राउन है या ब्लैक है तो उसके अंदर छिपा हुआ कैंसर हो सकता है। तो इसीलिए अगर निप्पल में से कुछ दबाने पे या ऐसे ही कभी कभी कपड़े पे आपने देख लिया कि स्टेन हुआ है, तो वो डिस्चार्ज अगर रेडिश या ब्राउनिश है तो इमीडिएटली डॉक्टर को वो दिखाना चाहिए। तीसरा सिम्टम्स, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ गठान के स्वरूप से आता है, तो वो भी एक सिम्टम हो गया। चौथा सिम्टम ऐसा होता है कि जो ऑरेंज होती है ना, हम लोग ऑरेंज छिल के खाते हैं, तो ऑरेंज का जो छिलका होता है वो कैसा होता है? उसमें छोटे छोटे डॉट्स होता है। तो कभी कभी ब्रेस्ट पूरा जो है वो, या तो पूरा नहीं तो किसी एक जगह पर ऐसे छोटे छोटे डॉट्स बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑरेंज पिल अपीयरेंस। तो अगर ऑरेंज की पिल, उसकी जो छाल है उसके जैसा अगर अपीयरेंस ब्रेस्ट में अगर दिख रहा है, तो दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट साइन कि आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पांचवा प्रॉब्लम ऐसा है, कभी कभी स्किन पे प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ फुल्लियाँ होती है, अल्सर्स होते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? कुछ दवाई देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। कोई भी चीज़, चाहे वो ब्रेस्ट में हो या चाहे कहीं और शरीर में भी हो, अगर 15 दिन की दवाइयों के बाद ठीक नहीं हो रही है, 15 दिन तक आप नॉर्मल दवाइयाँ दीजिए, आप डॉक्टर के पास गए हैं, उनसे आपने ट्रीटमेंट लिया, लेकिन फिर भी 15 दिन आपने दिए किसी चीज़ को ठीक होने के लिए, नहीं हो रहा है, तो ये ठीक ना होना कोई भी चीज़ उसके अंदर में छिपा हुआ कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, एक कारण कैंसर हो सकता है, लेकिन वो आप नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए आपको एक ऑन्कोलॉजिस्ट की राय लेनी चाहिए। तो ये सिम्टम्स है ब्रेस्ट कैंसर के। कोई ब्रेस्ट पूछे कि ब्रेस्ट कैंसर प्रेजेंट कैसे करता है, तो दीज आर द रीजंस। या तो गठान, डिस्चार्ज जो रेडिश या ब्राउनिश कलर का हो सकता है, ऑरेंज पिल जैसा अपीयरेंस हो गया, कोई चीज़ 15 दिन से ठीक नहीं हो रही है, या तो आर्मपिट या तो बगल में छोटी सी गठान होना। तो ये इसके सिम्टोमेटोलॉजी हो गए। अभी मान लो किसी को हमने पकड़ भी लिया, तो ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है इस चीज़ का? यूजुअली बायोप्सी हम करते हैं इस चीज़ को जानने के लिए कि सही में ये जो गठान है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर गठान कैंसर हो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिंपल सादी गठान स्तन में होना वो एक आम बात है, और हर गठान कैंसर ही हो सकती है ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हर गठान का एक डायग्नोसिस करना ज़रूरी है। अगर कैंसर निकलता है तो ट्रीटमेंट अलग तरीके से होती है, अगर सिंपल गठान निकलती है तो ट्रीटमेंट अलग तरीके से होती है। ठीक है, तो इसीलिए बायोप्सी है जिससे हम कंफर्मेशन 100% कंफर्मेशन करता है कि इसमें कैंसर ही है और तो कुछ नहीं है। और अगर हमको कंफर्मेशन मिलता है तो इस चीज़ की ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इनिशियल स्टेज में हम इसका ऑपरेशन पहले करते हैं। ऑपरेशन में भी बहुत सारे मिथ्स है। लोग पुराने ज़माने में ऐसा जानते हैं कि अगर किसी स्तन में कैंसर है तो उस बाजू वाला पूरा स्तन हटाया जाता है, लेकिन आज एडवांसेस साइंस में इतने सारे हो चुके हैं कि पूरा स्तन निकालने की ज़रूरत काफ़ी लोगों में नहीं पड़ती है, बचाया जा सकता है। ठीक है, और कैंसर को भगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक टेक होम मैसेज है जो मैं यहाँ से बताना चाहूँगा कि ब्रेस्ट कैंसर अगर किसी को भी होता है तो ज़रूरी ये नहीं है कि पूरा ब्रेस्ट हटाना ही पड़ेगा। ओके, बाकी कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी ये सब चीज़ों के बारे में सिर्फ 2 ही लाइन बताऊँगा क्योंकि ये टॉपिक नहीं है आज का। बट
ये इंजेक्टेबल्स दवाइयाँ हैं जिसको हम कीमोथेरापी बोलते हैं, जो ज़रूरत पड़ने पे दिया जाता है। कीमोथेरापी के लिए भी लोग को बहुत सारे थॉट्स है कि उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, ये साइड इफ़ेक्ट्स होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन सिर्फ समझना ये ज़रूरी है कि जो ज़रूरी है वो कराना है, और अगर जो ज़रूरी है वो कराना है तो फिर उसके साथ में जो जुड़ी हुई थोड़ी सी साइड इफ़ेक्ट है वो एक्सेप्ट करना है। रेडिएशन जो है वो भी एक किस्म की रेडिएशन थेरापी जो हम बोलते हैं, उसमें मशीन के किरण के द्वारा लाइट दिया जाता है उस एरिया को, चाहे वो ब्रेस्ट हो या तो कुछ भी हो सकता है। तो उसमें भी लोगों को लगता है कि ये जलन होती है, जल जाता है, बट वो सब आउटडेटेड कंसेप्ट्स हैं। बहुत सारे न्यूअर रिसेंट एडवांसेस और टेक्निक्स अवेलेबल है जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स कम किया जा सकता है। तो बेसिकली ये मोटा मोटी ब्रेस्ट के बारे में हमने जाना। इसके क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में लें कि अभी आपको पूछना चाहेंगे, कैसे करना है? एक बार हुआ है तो दूसरी बार हो सकता है कि नहीं। अगर एक बार हुआ है इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर के जो जेनेटिक्स है, जो हमारी बॉडी है, उसके अंदर उसको दाखिल होना और रहना आया है। तो दूसरी बार होने की संभावनाएं कुछ मात्रा में थोड़ी सी ज़्यादा है नॉर्मल लोगों से। तो इसीलिए जिनको एक बार होता है तो उनको एक हमारा फॉलोअप प्रोटोकॉल्स हम बोलते हैं कि एक बार जिनका कैंसर हो गया, ट्रीट हो गया, ठीक हो गया, उसके बाद फिर टाइम पे हम लोग कुछ इन्वेस्टिगेशंस हम कराते रहते हैं। तो वो प्रोटोकॉल्स हम फॉलो करते हैं। इससे ये नहीं है कि ये चीज़ जो है वो दोबारा नहीं होगी, लेकिन दोबारा अगर हुई तो भी हम वापस से अर्ली स्टेज में इसको पकड़ सकते हैं। कुछ हार्मोन्स की टैबलेट्स होती है जो हार्मोन डिपेंडेंट ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं उसमें काम करती है। तो वो हम इस चीज़ को फिर से ना हो उसके लिए मिनिमम 5 साल तक हम देते हैं। अभी एक्सटेंडेड थेरापीज़ के भी कुछ ट्रायल्स है, 7 साल 10 साल तक भी दिया जाता है, बट वो केस बाय केस बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं। तो ऐसे कुछ दवाइयाँ हैं जिससे इसको कम किया जा सकता है, दोबारा होने के चांसेस को। फिर भी दोबारा होने के चांसेस को हम ज़ीरो कभी नहीं कह सकते। किसी को एक बार कैंसर किसी भी स्टेज में हुआ है तो दोबारा होने की कुछ परसेंटेज संभावनाएं तो रहती ही है, पर उसको लेके घबराने की बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर जो है वो बच्चेदानी मतलब कि जो गर्भाशय है उसके मुख का कैंसर है। ये जगह जो है वो थोड़ी सी इन्फेक्शन वाली जगह है, क्योंकि मंथली जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स चलते हैं, साइकिल्स जो चलती है, उसके चलते चलते वहाँ पे हाइजीन के इश्यू रहता है। इन्फेक्शंस के कारण भी वहाँ पे हाइजीनिक के इश्यूज रहते हैं। तो इसका कैंसर होने का कारण भी यही है, इन्फेक्शंस। अभी आप बोलोगे कि इन्फेक्शन की वजह से कैंसर, तो बहुत शरीर में बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पे इन्फेक्शन के कारण कैंसर होता है, और ये सर्विक्स जो है वो वहाँ उसमें नंबर 1 है। आज से 10, 15, 20 साल पहले भारत में महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर सर्विक्स का था, दूसरे नंबर पे ब्रेस्ट था। लेकिन जैसे आप सब ने देखा हुआ है कि अभी हाइजीन और सैनिटरी नैपकिन्स और पैड के बारे में इतना ज़्यादा एडवर्टाइज और ये सब चल रहा है, तो लोगों की हाइजीन जितनी इम्प्रूव हुई है वो एक कारण है इस चीज़ के कैंसर की कमी का। और दूसरा कारण है कि वैक्सीन अवेलेबल है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैसेज डिटेल में मैं समझाऊंगा। ये आपको वैक्सीन का मैसेज जो है वो आपको यहाँ से लेके जाना है। अभी जो कॉमन इन्फेक्शन जो है वो एक वायरस है जिसका नाम है HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो हमने कोरोना तो सबने सुना ही है, तो ये भी एक किस्म का वायरस है, वो भी वो एक किस्म का वायरस ही था। तो वायरस कैसे बॉडी पे अटैक करता है वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन अलग अलग वायरस अलग अलग जगह पे शरीर की अलग अलग सिस्टम पे अटैक करता है। जैसे कोरोना अटैक करता था इनिशियली सर्दी खांसी और यहाँ पर, फिर वो लंग्स को अटैक करता था। तो वैसे ही ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, ये स्पेसिफिकली आपका जेनाइटल एरियाज़ के आसपास के एरिया को अटैक करता है। अब यहाँ पर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो
जैसे ही क्योंकि वहाँ तो हम कुछ फील नहीं कर सकते, हमको कुछ पता चलने वाला है नहीं कि वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम चालू हुआ है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो है इस सर्वाइकल कैंसर का वो है इंटर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आपको पता है कि भाई इस डेट से इस डेट 2 या 3 दिन या 4 दिन किसी का जो उस हिसाब से रेगुलरिटी से चलता है, लेकिन बीच में 10वें दिन ब्लीडिंग हो गया, 18वें दिन ब्लीडिंग हो गया, 23वें दिन ब्लीडिंग हो गया, उसका क्या कारण? तो ऐसे एबनॉर्मल टाइम पे जो ब्लीडिंग शुरू होता है, ऐसे ब्लीडिंग को इग्नोर नहीं कर सकते। कैंसर के अलावा बहुत सारे कारण होते हैं, तो इसीलिए एबनॉर्मल ब्लीडिंग अगर हुआ तो ऐसा नहीं है कि कैंसर ही होगा, पर अगर कुछ एबनॉर्मलिटी है तो उसको चेक कराना ज़रूरी है। वो चेक कराने के दौरान अगर समझ में आया कि कुछ प्रॉब्लम है तो उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ठीक है। दूसरा है कि कभी कभी डिस्चार्ज जो है वो फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, इन्फेक्शियस, हमको बदबू दे, ऐसा कोई डिस्चार्ज नीचे से हो रहा है, तो उसका भी मेन कारण तो इन्फेक्शन ही है। इन्फेक्शन ट्रीट करता है तो वो चला जाता है, लेकिन ऐसा डिस्चार्ज बार बार अगर कंटिन्यू है, इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट लेने से भी नहीं मिट रहा है, तो वापस से वो भी एक कारण कैंसर का हो सकता है। जो महिलाओं ने मेनोपॉज अटेंड कर लिया है, मतलब जिनकी एज 45-50 हो चुकी है, उसके बाद 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद ब्लीडिंग फिर से शुरू हुआ, तो भी वो एक एबनॉर्मल ब्लीडिंग है। अगर ऐसा कुछ ब्लीडिंग होता है तो मुख्य कारण गर्भाशय का कैंसर होता है, बट सर्विक्स का जो कैंसर है वो भी एक कारण हो सकता है। तो इसीलिए ये एबनॉर्मल जो ब्लीडिंग होता है उसको नज़रअंदाज ना करते हुए किसी भी डॉक्टर से, आप लेडी डॉक्टर से, गायनेक डॉक्टर से भी मिल सकते हैं, और इस चीज़ को अच्छे से जानना ज़रूरी है। अभी जैसे ब्रेस्ट में हमारे पास मेमोग्राफी करके टेस्ट है कि हमने एक्सरे करवाया, हमको पता चला कि उसमें कुछ है और उसको डायग्नोस किया तो पता चल गया कि इसमें हाँ कैंसर की शुरुआत है। तो वैसा ही एक टेस्ट सर्विक्स के लिए भी अवेलेबल है जिसको बोला जाता है पैप स्मीयर। ये पैप स्मीयर करके जो टेस्ट है उसमें बहुत कुछ प्रॉब्लमेटिक टेस्ट नहीं है। एक स्टिक होता है, उस स्टिक को सर्विक्स की जगह से थोड़ा सा स्क्रैपिंग किया जाए। स्क्रैपिंग मतलब ऐसे खरोचना, ऐसे खरोच करके वो कुछ सेल्स लिए जाते हैं वहाँ से। इसमें पेन नहीं होता, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, और उसको लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है। अगर उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी मिलती है तो वो गर्भाशय के मुख का, मतलब मीन सर्वाइकल कैंसर की शुरुआत होने के लक्षण उसमें हो सकता है। तो ये जो पैप स्मीयर है ये कब कराना चाहिए उसको जानते हैं, उसके पहले जानते हैं कि इसकी वैक्सीन का क्या अपना फ़ायदा है। तो वैक्सीन मीनिंग जो आपने कोरोना के लिए सबने वैक्सीन लिया हुआ है, 1 डोज 2 डोज है ना, बूस्टर डोज सबने लिया होगा। वो क्या करती है वैक्सीन? कुछ करती है हमारे शरीर में, दूसरी बार कोरोना को एंटर नहीं होने देगी, ऐसा लगता है। वैक्सीन का काम होता है कि शरीर की खुद की इम्यूनिटी को एक्टिवेट करना, किसके सामने? स्पेसिफिक कोरोना वायरस के सामने। तो जो वैक्सीन में आपको इंजेक्शन लगाया जाता है उसके अंदर कोरोना वायरस ही होते हैं, पर वो मरे हुए होते हैं। तो इसीलिए मरे हुए सेल्स को बॉडी को दिखाया जाता है कि ये आपका दुश्मन है, इसको पहचान लो। अगर ये लाइव वायरस फिर इन्फेक्शन में आता है तो ऑलरेडी बॉडी के पास उसके सामने इम्यूनिटी पहले से ही बनी हुई है, तो बॉडी ने इम्यूनिटी बना दी है। फिर जब लाइव वायरस आता है तो बॉडी उसके सामने लड़ता है, और इसीलिए फिर हम कोरोना से बचते हैं, और अगर हो भी जाता है तो उसकी सिवियरिटी काफ़ी कम होती है। तो ऐसे ही ये जो HPV वायरस का जो वैक्सीन है वो वैक्सीन भी ऐसे ही काम करता है। जैसे ही ये HPV वायरस हमारा बॉडी में आता है, उसके ऑलरेडी अगर हमने वैक्सीन लिया हुआ है तो बॉडी उसके सामने फाइट करता है और ये इन्फेक्शन हमको नहीं लगता है, क्योंकि 90 से ज़्यादा % सर्विक्स का जो कैंसर है वो यही वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है। अगर हम वायरस के सामने वैक्सीन ले लें तो ये कैंसर नहीं होता है। बहुत कम कैंसर ऐसे है जिसके सामने साइंस ने ट्रीटमेंट पहले से बना के रखी है, वैक्सीन। बाकी कैंसरों के सामने वैक्सीन नहीं है, लेकिन ये वन ऑफ द कैंसर है कि जिसके सामने वैक्सीन अवेलेबल है
और अगर ये वैक्सीन स्पेसिफिक एज ग्रुप में अगर ले ली जाए तो आगे चलते हुए भविष्य में ये कैंसर नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये वैक्सीन कब लेनी चाहिए? वैक्सीन लेने का जो टाइम फ्रेम है वो 9 साल से लेके 15 साल की उम्र है। मतलब जो भी लड़कियां हैं, बच्चे हैं, उनको ये वैक्सीन के 2 डोज लगाने चाहिए। 2 डोज चाहिए, जैसे कोरोना में हमने 2 लिए, तीसरा भी लिया, तो वैसे इसमें भी 2 डोज चाहिए। एक आज दिया जाता है और एक 6 महीने के बाद दिया जाता है। तो ये 2 डोज अगर ले लिए 9 से 15 साल के बीच में, तो पूरी लाइफस्टाइल में ये सर्विक्स का कैंसर होने की संभावनाएं 90 से 95% नहीं है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा तो सही बात और अच्छी बात हो ही नहीं सकती अगर कोई 2 वैक्सीन खाली ले लिया और एक टाइप का कैंसर, हाँ दूसरे कैंसर हो सकते हैं लेकिन एक कैंसर से तो हम बच जाएंगे। तो ये जो 9 से 16 साल की 15 साल की उम्र है, मान लो कि अगर किसी से मिस हो गई है, 15 साल से ऊपर चले गए बच्चे किसी के, तो फिर ये वैक्सीन लेने का फ़ायदा है कि नहीं? तो फिर से दूसरा एक्सटेंशन पीरियड मिलता है 16 साल से 25 साल तक का। अगर ये 16 से 25 में आपने वैक्सीन ले लिया तो उसका उतना ही इफ़ेक्ट मिलता है, लेकिन इसमें पहले 2 डोज लेते थे, इसमें 3 डोज लेने पड़ता है। और ये जो 3 डोज है, ये डोज लेने के बाद वापस से जितना फ़ायदा उसको मिलता है उतना ही हमको मिलता है। अगर 25 में भी हमने मिस कर दिया, अगर 25 साल से ऊपर हम चले गए और हमने ये वैक्सीन नहीं लिया है, तो फिर वैक्सीन लेने का फ़ायदा नहीं है। वैक्सीन का फ़ायदा 9 से 15 में सबसे ज़्यादा, 16 से 25 में उससे थोड़ा कम, इसीलिए 2 की जगह हम 3 डोज देते हैं। अगर 25 से ऊपर चले गए तो वैक्सीन का फ़ायदा नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो वो पेप टेस्ट करेंगे। जो पेप स्मीयर जो है ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो ये पेप स्मीयर जो है वो 25 और 25 से ऊपर वाले लोगों को हर 3 साल में एक बार कराना चाहिए। 25 पे कराए, 28, 31, 33 ऐसे करके हर 3 साल में एक बार। ये जो पेप स्मीयर करके जो टेस्ट है, सिंपल टेस्ट है। जैसे आपने ब्रेस्ट के लिए मेमोग्राफी सुना, अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर रहा है, वैसे ये सिंपल एक पेप स्मीयर का एक टेस्ट है। तो अगर इस टेस्ट में भी कुछ एबनॉर्मलिटी मिलती है तो इनिशियल स्टेज में ही इसको पकड़ लिया जाता है और इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो ये हो गया सर्वाइकल कैंसर के बारे में। तो 2 कॉमन कैंसर हमारे पास, मान लो 10 फीमेल आती है हॉस्पिटल में, तो 10 में से 6 आते हैं ब्रेस्ट के पेशेंट, 2 आते हैं सर्विक्स के पेशेंट, और बाकी 2 बची उनको फिर पूरे शरीर में से और कोई कैंसर होगा। तो इसीलिए जो मोस्ट कॉमन बॉडी में होने वाले जो कैंसर है उनके बारे में हम सब ने आज जाना। एक है ब्रेस्ट कैंसर, 3 स्क्रीनिंग टेस्ट, सेल्फ एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और मेमोग्राफी। और जो सर्वाइकल कैंसर है उसके लिए पेप स्मीयर और छोटी एज ग्रुप में वैक्सीन। ओके, सो थैंक यू सो मच। बाकी आप लोगों के जो कोई भी क्वेश्चन है वो हम लोग अटेंड करेंगे। मेरी तरफ से थैंक यू सो मच फॉर दी लिसनिंग। ओम शांति।